हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर है हिंदी का। जी हमारे दोस्तों, ये ऑफिशियली बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन देखो, ये अभी अभी बोर्ड ने जारी किया है। आप लोग का जानते हो कि यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023 जो है उसमें हर एक सब्जेक्ट में शुरू में 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसी क्रम में आपका हिंदी में भी शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखना है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हैं। तो उसके लिए ये बोर्ड ने ऑफिशियली OMR शीट भी जारी कर दिया है। उन 20 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस OMR शीट पे आपको देना होगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसी मतलब आपको कॉपी मिलेगी, इस पे आपको लिखना होगा। तो देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका मैंने पहले से ही आंसर लिख रखा है, इसलिए ये लिख रखा है ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है हिंदी की। ठीक है, तो इस वीडियो में चलो हम लोग पूरा पूरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये मतलब OMR भरना सिखा दूं, क्योंकि ये लेटेस्ट OMR है, यूपी बोर्ड के द्वारा न्यू जारी OMR शीट है। अभी तक इसको किसी ने भरना नहीं बताया है, ठीक है, या वो भी बताया तो ऐसे ऐसे केवल बता दिए सिंपल तरीके में। चलो मैं इसको भरना सिखा देता हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में ऐसी ही आपको OMR मिलेगी। देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर भी बता दिया कि कैसे क्या भरना है। ठीक है, जैसे जिला कोड है तो जिला कोड में आपको जैसे आगरा है तो आगरा और उसका कोड क्या है तो आगे ऐसे लिख देना है। अब ये आपके मतलब एडमिट कार्ड पे ये दिया रहेगा। ठीक है, केंद्र का कोड, ये मतलब परीक्षा केंद्र का कोड। ठीक है, आपका क्या है तो वो भी ये भी एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। नहीं दिया रहता है तो जो भी आपके मतलब एग्जाम दे रहे हो उसमें आप जानते हो कि मतलब इन्विजिलेटर होते हैं, टीचर होते हैं। ठीक है, एग्जाम दे मतलब आप देते हो किसी क्लास में तो उसमें 2 टीचर होते हैं, उनसे पूछ सकते हो। और यहाँ देखो आपका अनुक्रमांक, ठीक है, और विषय कोड या नाम। यहाँ पे देखो, जैसे हिंदी का पेपर है तो 9 से 1 हिंदी, मतलब हिंदी का 9 से 1 कोड होता है, आगे का विषय कोड होता है, सब्जेक्ट कोड। ये आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड तो जो आप सब्जेक्ट लिए हैं मतलब वहाँ पे सारा सब्जेक्ट मेंशन रहेगा कि 16 को आपका हिंदी है और हिंदी में लिखा रहेगा कि 9 से 1 हिंदी, ऐसे लिखा रहेगा। तो उसमें 9 से 1 आगे वाला कोड होगा, तो यही आपको ऐसे भरना होगा। और प्रश्न पत्र पर संख्या, प्रश्न पत्र पर संख्या, यहाँ इसको ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। देखो, प्रश्न पत्र पर संख्या का मतलब क्या है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये देखो 2022 का एक पेपर है विज्ञान का। तो देखो 2022 विज्ञान लिखा हुआ है और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 824 BJ लिखा हुआ है, ये देख रहे हो। तो यहाँ प्रश्न पत्र पे ये अंकित ये संख्या होती है। ठीक है, और ये आपका मार्का नंबर इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है मार्का सीरीज या मार्का नंबर। ठीक है, इसको सीरीज बोलते हैं या मार्का बोलते हैं। ठीक है, इसको सीरीज भी बोलते हैं कि पेपर का कौन सा कोड है। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे एग्जाम होता है तो कई कोडों का पेपर आता है। जैसे विज्ञान का पेपर हुआ तो पूरे यूपी में लगभग 6-7 प्रकार का विज्ञान का पेपर आएगा। तो सब इन कोडों से पहचाना जाता है कि किस कोड का है, ठीक, कहाँ का है। तो 824 BJ। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ प्रश्न पत्र संख्या की जगह पे ये भरना है 824 है तो 824। ठीक है, मतलब आपका हिंदी, ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग रहेगा। हिंदी में कुछ अलग रहेगा, मैथ में कुछ अलग रहेगा। तो हिंदी के दिन हिंदी वाले में भरना है, मैथ के दिन वाले में मैथ यहाँ भरना है। ठीक, मैथ वाला कोड भरना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी का ही सारे में भर दोगे तो फिर गए काम से। ठीक है, इसको ध्यान से भरना। बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि अगर इसमें आप गलती करते हो तो आपके 20 मार्क चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये कॉपी है जो मतलब ये OMR चेक होगी, मैनुअली चेक मुझे नहीं लगता कि होगी ये, मतलब आपके मतलब कंप्यूटराइज चेक होगी। ठीक है, तो इसीलिए कंप्यूटर भाई तो मान लो टीचर रहेगा तो थोड़ा देख लेगा, गलती सही मतलब चल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर तो भाई कुछ नहीं कर पाएगा ना, वो तो जो रहेगा उसी को करेगा। तो ये 824 यहाँ भर देना है। ठीक है, यानी जो भी कोड हो जिस सब्जेक्ट का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो BJ लिखा है, 2 अक्षर BJ, AX BY CD कुछ भी लिखा है तो आपको पहला अक्षर देखो B मान लो यहाँ है, भर देना है। और J है तो J को यहाँ भर देना है। और B इसमें खोज कर आपको ऐसे रंग देना है। क्लियर, ऐसे रंग देना है। और जे को इसमें कहीं खोज कर ऐसे ये रंग देना है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आप ये खुद ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये मतलब ये OMR शीट, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, या इसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्योंकि चूंकि ये मॉडल पेपर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट से ये मॉडल पेपर क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। सारा का सारा मॉडल पेपर का लिंक ही गायब कर दिया यूपी बोर्ड ने। तो मैं हिंदी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का जो लिंक है, डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करने जाओगे तो सबसे ऊपर दिखेगा एक लिंक, उसको डाउनलोड करोगे तो उसमें एक PDF ओपन हो जाएगा और उसमें सारे आपका टाइम टेबल का
का, ठीक है, OMR शीट का और सारे मतलब सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का लिंक होगा, जो आप डाउनलोड करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। तो चलो ये आप लोग समझ गए कि कैसे भरना है। उसी प्रकार देखो ये उत्तर के लिए आपके 20 1 2 3 कर कर यहाँ देखो 20 तक आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मान लो फर्स्ट का जो सही है, मान लो फर्स्ट का थर्ड सही है, तो फर्स्ट का थर्ड को ऐसे मतलब आपको करना है, ऐसे मतलब रंगीन करना है। और ध्यान देना हमेशा आपको काले नीले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, न कि जेल पेन का प्रयोग करना है और ना ही कलर पेन का उपयोग करना है, ठीक है। मान लो दूसरे का जो भी सही हो ऐसे मतलब इसी तरह करते आना है। इस तरह 20 तक के प्रश्नों का उत्तर दे देना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है आपको, मान लो 18 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप अपने मन से आप देख लो कि कौन सा इसका हो सकता है। मन से अपने मान लो ट्रिक लगा दो, तुक्का मार लो, क्योंकि सही हो जाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा और नहीं सही होगा तो आप छोड़ो या ना करो, वो मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो ये मतलब ये जो चीज़ें करनी थी, ये मार्का भरना था, ये 2 विषय को छोड़कर, एक चित्रकला को छोड़कर और एक ये नीचे लिखा है संगीत वादन विषय को छोड़कर, इन 2 विषयों को छोड़कर यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का भरना था। क्लियर है? चलो यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का जो भी हो हस्ताक्षर रहना चाहिए। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक यानी वही इन्विजिलेटर जो मैं बताया, क्लास में जो टीचर होते हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होता है, ठीक है। और केंद्र व्यवस्थापक यहाँ पे थप्पा मुहर लगती है यहाँ पे, ठीक है। आपने लोगों ने देखा होगा ऐसे मुहर होती है उसमें, तो ऐसे लगता है, ठीक। चलो और उसके अलावा देखो यहाँ पे और भी चीज़ें आपको भरनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपने ऊपर ऊपर तो आपको ऐसे गोले भरने हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तर लिखना है कि फर्स्ट का थर्ड सही है तो यहाँ पे थर्ड, 2 का कौन सा सही है, 2 का 2 सही, तो ऐसे यहाँ पे पूरा लिखना है भी 20 तक यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वही आपको फिर से यहाँ पे जैसे जिला कोड का नाम दिया रहेगा तो यहाँ पे अपने जिला कोड का नाम भर देना है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र कोड का नाम दिया तो केंद्र कोड का नाम यहाँ पे भर देना है, या अनुक्रमांक यहाँ पे तो आपको यहाँ अनुक्रमांक अपना रोल नंबर भर देना है, विषय कोड यहाँ पे भर देना है, प्रश्न पत्र संख्या तो 8 से 1 मैंने बताया ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। प्रश्न पत्र संख्या मतलब यहाँ जो रहेगा आपके पेपर में वो भरना होगा यहाँ पे। क्लियर? और ये तो OMR का ये क्रम संख्या ये आपका ऑलरेडी मतलब पहले से ही दिया रहेगा। क्लियर? और प्रश्न पत्र मार्क या सीरीज वो यही मतलब ये वाला 8 से 24 BJ है, तो ये कोष्ट वाला BJ इसी को मार्का बोलते हैं, तो यहाँ पे B और J भर देना है। और ये मतलब केवल ये मैं बता दूं कि यहाँ पे किसको किसको नहीं भरना है, तो जो चित्रकला आर्ट का विषय ली है मतलब केवल आर्ट के सब्जेक्ट के दिन इसको नहीं भरना है, और न ही आपका संगीत वादन के दिन भरना है इसको, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट के दिन यहाँ पे ये भरना है, ये कोड दिया रहेगा आपके पेपर में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा OMR शीट आपको भरना है, और साथ में यहाँ पे वही परीक्षार्थी के सिग्नेचर, कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर और यहाँ पे मुहर रहेगी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा OMR शीट भरना है। थोड़ा मैंने इसमें टाइम लिया क्योंकि ये लेटेस्ट OMR शीट है, ठीक है, बोर्ड द्वारा जारी है। आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 की न्यू OMR शीट है। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे, हम लोग अपनी कॉपी पे आते हैं। कॉपी आपको कैसी भरनी है, इस प्रकार आपकी कॉपी मिलेगी, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अब जो भी अनुक्रमांक हो यहाँ पे भर देना, ठीक है। और उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ये अंकों में था ये शब्दों में, तो शब्दों में देखो आप ऐसा मत लिखना कि 5,10,000 ऐसे नहीं। आप जैसे ये 2 है तो 2 लिख देना, 3 है तो 3, उसके बाद 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7 ऐसे लिख देना, क्योंकि रोल नंबर बड़ा होगा तो 1 2 सैकड़ा हज़ार 10 आपको गिनने में लिखने में परेशानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरह से लिख लेना। और मान लो आपका जो भी विषय हो, विषय हिंदी है तो हिंदी लिख देना। अब देखो प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र हमेशा फर्स्ट ही डालना, क्योंकि अब प्रश्न पत्र देखो पहले क्या होता था कि 2 पेपर होते थे एक सब्जेक्ट के, तो उसमें फर्स्ट हिंदी का 2 पेपर थे, एक को फर्स्ट बोला जाता है एक को सेकेंड, तो वहाँ फर्स्ट सेकेंड डाला जाता था। लेकिन अब तो यहाँ फर्स्ट ही केवल एक ही पेपर होता है, तो यहाँ फर्स्ट डालोगे। और प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक यानी यही ये वाला जो संकेतांक होगा आपको देखो अब यहाँ पूरा डालना है, ठीक है। यह मतलब इस कॉपी में आपको पूरा डालना है 824 N के, तो यहाँ 824 ये देखो, मतलब मैं उदाहरण के लिए पेपर ले लिया हूँ, मतलब जो भी यहाँ जिस दिन आप पेपर दे रहे होगे उसका यहाँ पे कोड होगा वही यहाँ पे डालना होगा, ठीक। और परीक्षा का दिन जो भी हो, मान लो बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार, शनिवार हो तो शनिवार। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो परीक्षा तिथि मान लो आपको हिंदी का आप दे रहे हो तो जानते हो 16 तारीख को स्टार्ट है, तो 16/2/2023 डाल देना। और पाली, तो पाली सुबह वाली जो 8 बजे से एग्जाम होता है उसको प्रथम पाली बोलते हैं, और शाम वाला जो एग्जाम होता है उसको द्वितीय पाली या सेकेंड पाली बोलते हैं। तो आप प्रथम पाली में सुबह दोगे तो प्रथम पाली यहाँ पे डाल देना। और केंद्र का नाम, जो भी केंद्र का नाम हो, मतलब जहाँ जाकर एग्जाम दे रहे हो तो आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, यहाँ से डाल देना, काम खत्म। तो इस प्रकार आप लोग को मतलब कॉपी भरनी है, ठीक है।
अब चलो हम लोग देख लेते हैं ये OMR बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ मैं OMR शीट में बार बार भर कर नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैंने भरना बता दिया, तो यहाँ केवल मैं ट्रिक लगाऊंगा और आगे बढ़ता रहूँगा। सबसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट लड़कों को क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे, यहाँ पे द्विवेदी युग भी सही होगा, शुक्ल युग भी सही होगा, शुक्लोत्तर युग भी सही हो सकता है एक तरह से देखें तो। ये तो होगा नहीं क्योंकि इस युग में इनका बचपन व्यतीत हुआ, ठीक है, इसमें इनका बचपन व्यतीत हुआ, तो बचपन में उन्होंने कोई रचना नहीं की। लेकिन देखा जाए तो गुलाब राय जी ने द्विवेदी युग में भी रचना की, ठीक है, शुक्ल युग में भी रचनाएं की और शुक्लोत्तर युग में भी उन्होंने रचनाएं की, तीनों युगों में। तो ऐसे देखा जाए तो ये तो तीनों युगों के लेखक हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि देखो इनका जन्म लगभग 1880 के करीब हुआ था कि 88 के, और उस समय 1800 1900 ईस्वी तक तो शायद आपका भारतीय युग का समय सीमा निर्धारण है, और 1900 से शायद 1922 तक आपका द्विवेदी युग की समय सीमा उदाहरण है, ठीक है, समय सीमा निश्चित है, और उसके बाद शुक्ल युग की समय सीमा निश्चित है, और अंत में शुक्लोत्तर युग की। तो लगभग सभी युगों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें इनमें इस युग में इनका बचपन बीता होगा, इसमें इनकी मेन एक तरह से युवावस्था होगी, और इसमें थोड़ा युवावस्था से ऊपर, और इसमें बुढ़ापन, तो सभी युगों के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो ट्रिक तो एक ही लगाना है, तो कौन सा लगाए। तो यहाँ बाबू गुलाब राय आप हमेशा शुक्ल युग पे ही लगाना, ठीक, शुक्ल युग 80% लगभग सही होगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें शुक्ल युग में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। शुक्ल युग में इस युग में एक तरह से बहुत सारी अपने जीवन की लगभग बोल सकते हैं कि उन्होंने 70% या 80% रचनाएं इसी युग में की, शुक्ल युग में। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड सही है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग की। हालांकि अगर मैनुअली चेक होती है तो ये द्विवेदी युग भी सही होता है, बहुत सारे टीचर इसको ये भी मानेंगे। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं हर कहीं आपको द्विवेदी युग रिजल्ट मिलेगा, कहीं शुक्ल युग मिलेगा। क्लियर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप शुक्ल युग पे ही टिक करना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। भाई चिंतामणि आप सब लोग जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है और निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है। गबन गोदान गीत आप ये तो आप पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की सब रचनाएं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है तीसरे का, तो जैसे आपकी ये OMR शीट है, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, तो फर्स्ट को ऐसे आपको रंगीन कर देना है इसमें काले नीले बाल पॉइंट पेन से, और यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको लिख देना है नीचे। क्लियर। चलो ये और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल OMR शीट है, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अभी ये कल ही जारी हुई थी, आप डाउनलोड कर सकते हो यूपी बोर्ड की वेबसाइट से, या डाउनलोड लिंक मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। तीसरे के बाद इधर चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। 1 मिनट, यहाँ 4 नंबर प्रश्न देख सकते हो। इधर 1 मिनट मैं थोड़ा इसको फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि है। ओके, जो शुक्ल युग है उसकी हमें समयावधि पूछ रहा है। देखो 1936 से 1943, या 1919 से 1938, 1900 से 1918, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो शुक्ल युग यानी जिसको हम लोग क्षयवादी युग भी बोलते हैं, जिसके प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंद त्रिपाठी, और एक और कोई है, इनको क्षयवादी का आधार स्तंभ कहा जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक ही ये हमें बताना है। तो शुक्ल युग की सीमा 19 से 1938 ईस्वी तक लगभग मानी जाती है। इसमें 1-2 वर्षों का फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो अगला 5वां प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। देखो नीड़ का निर्माण फिर और एक क्या भूलू के याद करूँ, 2 रचनाएं हैं, दोनों आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ देगा कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, ठीक। चलो तो नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलू के याद करूँ, दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की है और हरिवंश राय बच्चन की है। चलो
अगली रचना देख लेते हैं। अगली 5 के बाद सॉरी रचना मतलब वही क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की, क्षयवादी युग की। तो देखो सबसे पहले तो जान लेते हैं यार कि ये मतलब प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो देखो प्रिय प्रवास के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, आपने नाम सुना होगा। कौन? मैथिली शरण प्रिय प्रवास के लेखक मैथिली शरण गुप्त नहीं है, सॉरी माफ करना। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और यह एक द्विवेदी युग की रचना है। क्लियर? चलो अगर आगे हम लोग चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा मतलब काफ़ी खांसी आ रही है मेरे, 1 मिनट। चलो क्या है ना यार कि बोलते बोलते गला बैठ जाता है यहाँ, मतलब शूट करना वीडियो और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना मतलब बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन में मज़ा आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है हमने देख लिया, द्विवेदी युग की रचना है। आगे देखते हैं किसने लिखा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। क्लियर? चलो अगला है कि मधुशाला किसकी रचना है? सिंपल है, मधुशाला वही हरिवंश राय बच्चन जी की एक फेमस रचना है। इसके बाद हम लोग 7वें के बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत भारती फेमस काफ़ी रचना है भाई। भारत भारती किसकी रचना है? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। वो है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। ठीक। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? जो आधुनिक काल है वो कब से कब माना जाता है? तो देखो सन 1943 से अब तक, यही बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला मतलब दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सन 1943 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के समय मतलब आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है और इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कई काल आते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। 10वां प्रश्न है कि मतीराम किस युग के कवि है? भाई मतीराम एक फेमस कवि है, रीतिकाल के, रीतिकालीन कवि हैं मतीराम। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलो हम इधर 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन इधर, अब आप लोग का शायद यहाँ से आपका ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरू के आपके 10 प्रश्न गद्य पद्य से प्रमुख लेखकों, उनकी विधाओं तथा रचनाओं से संबंधित होंगे। और उसके अलावा इधर आपके जो प्रश्न होंगे, ठीक है, वो आपके 10 मतलब व्याकरण से संबंधित होंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, परिवाची, शब्द रूप सबसे होगा। ठीक, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। ओके, जो हास्य रस है इसका अस्थाई भाव क्या होगा? तो भाई सब लोग जानते हो हास्य मीन्स वही हंसी, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 12 की सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलौने गात मनोल निर्मणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रकाश। अब देखो इसमें हमें अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, और ये जो लाइन्स है ना आप लोग का गद्य चैप्टर के किसी पार्ट में दी हुई है, गद्य के किसी पाठ में ये दी हुई है, मुझे अभी तक याद है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। श्लेष यहाँ पे होगा ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार सीधे सीधे आप लोग याद रखना। अगला देखो 13 नंबर कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? भाई रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं रोला छंद में। तो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग का जो 13 है उसका थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 14 नंबर की आकर्षण शब्द ने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण भाई जो उपसर्ग जो आगे लगा होता है, तो आ यहाँ उपसर्ग है। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय क्या होता है कि जो किसी जैसे ये पहले लगा है वो बाद में लगा होता है, तो इसका हमें यहाँ पे भेद इसका पूछ रहा है। तो इसके 2 भेद होते हैं, एक कृत और एक तद्धित, 2 प्रत्यय। ठीक, उसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है? देखो पीताम्बर में पीला है वस्त्र जो, यानी सॉरी पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कृष्ण एक तरह से बोल सकते हैं, विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा। अगला है कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम एक शुद्ध मतलब एक शब्द होता है, और मतलब तद्भव अशुद्ध शब्द होता है। तो आंसू एक अशुद्ध शब्द एक तरह से बोल सकते हैं। शुद्ध शब्द तत्सम यानी आंसू का क्या होगा? तो वो अश्रु होगा। क्लियर? तो ये 17 नंबर हो गया। चलो इधर हम लोग आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर, 20 नंबर कर आगे हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें बोल रहा है कि 18 नंबर यण संधि का सूत्र है। भाई यण संधि का आप इको यण चीज सीधे याद रखना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। देखो ये तो आप लोग फल का रूप, मधु का रूप याद कर लेना, साथ में पठ धातु का एक रूप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ 3 थे, किसी से पठ लिख हंस, तीनों से किसी से भी पूछ सकता है, तो एक आपको याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। तो देखो आपने सुना होगा फलस्य फलयो फलानाम। ठीक है, आपने सुना होगा कि फलस्य फलयो फलानाम, यह आपका षष्ठी विभक्ति में कुछ इस प्रकार होता है, और यह फलस्य फलयो फलानाम। तो यहाँ पे
षष्ठी विभक्ति का ये कौन सा रूप है हमें बताना है ये मतलब। तो यहाँ पे दिया कि षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 का 19 ही तो करना है हम लोग का, 18 के बाद इधर 19 तो करना है ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ हम लोग का 17 तक हो गया हम लोग का, उसके बाद 18 19 करना है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर तो हमने कर लिया कि ये कोई अर्ची। 19 नंबर की फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो देखो फलस्य फलियो फलानाम आपने ये सुना होगा। तो जो 19 का ये होगा, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। कौन सा? षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ठीक, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की अपठत धातु का वचन रूप होगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा अपठत अपटाम अपठन। तो ये आप लोग का किस मतलब किस कहाँ आता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपठत अपठताम अपठन, ये लड लकार का रूप है। ठीक है, यानी भूतकाल में आता है। और अपठत एक वचन ही रूप है। ठीक है, एक वचन ही रूप है प्रथम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष एक वचन, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो हमने पूरा का पूरा इधर से हमने आया और 20 हमने पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने चालू किया और ये पूरा का पूरा हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अब चलो हम लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उस 1 मिनट इधर आ जाता हूँ और देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा, इधर है क्या, 1 मिनट भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये 50 नंबर का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न रहेगा, मतलब इसमें 2 प्रश्न रहेंगे कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और ये भी एक उस बगल दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। और इसके नीचे 3 मतलब प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें फर्स्ट रहेगा संदर्भ, सेकेंड रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या और थर्ड एक नॉर्मल प्रश्न रहेगा, उसका आपको उत्तर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आगे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद तो इसमें हमें बोला है कि ये किस चैप्टर से है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। तो चूंकि ये मित्रता वाले चैप्टर से है आप लोग का, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है भाई यहाँ पे। तो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और एक रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मतलब यहाँ पे लेखक का कहना है कि मतलब यह बात सत्य नहीं है कि जो मतलब व्यक्ति हो एक ही स्वभाव के और एक ही रुचि रखने वाले हो, उन्हीं के बीच मित्रता हो सकती है। यह बात बिल्कुल गलत है कहने का मतलब लेखक का। तो देखो यहाँ पे पूरा पूरा मैंने यहाँ पे आपको कैसे प्रश्नोत्तर संख्या दागना है, कैसे लिखना है, मैं यहाँ पे पूरा आपको बता देता हूँ। देखो आपको एग्जाम में क्या करना है कि यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे खंड ब में हम लोग हैं, ये खंड ब के अंतर्गत है। तो यहाँ खंड ब आपको डाल देना है और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट आपको डाल देना है। ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, अब इसमें आप लोग यही वाला कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इधर जो अथवा में इधर दिया है, 1 मिनट मैं इधर आ जाता हूँ, माफ़ करना थोड़ा, इधर मैं आ जाता हूँ, सॉरी, इधर ओके। यहाँ पे देखो अथवा में कर कर एक इधर भी दिया है, अथवा कर कर यहाँ भी दिया है। तो आप इसको करो या उसको करो, दोनों में इसको ये करना है। तो अगर इसको कर रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे आप मेंशन कर देना यहाँ पे कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और कोष्ठ में लिख देने का अथवा वाला प्रश्न। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या में एक में 2 प्रश्न हैं जिसमें से एक अथवा है, तो उसमें से आप कौन सा किए हो, अथवा वाला किए हो तो ये वो समझ जाएगा। बस नहीं भी लिखोगे अथवा वाला क्वेश्चन में तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख देने पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो हम लोग फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है। हालांकि ये जो है ना कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, पर पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना सा, ये आप लोग का जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित चैप्टर है ना, सेकेंड उससे है। ठीक है, ममता से है ये, क्लियर, ये ममता से है। अब चलो हम लोग फर्स्ट वाला जो है उसकी संदर्भ व्याख्या यहाँ पे देखो मैंने लिखा है। कैसे लिखोगे, संदर्भ आप हेडिंग डाल दोगे फर्स्ट का उत्तर, यहाँ पे डाल दोगे फर्स्ट का उत्तर और लिखोगे संदर्भ हेडिंग डालकर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सिंपल ऐसे लिख दोगे। व्याख्या में क्या करोगे, अपने हिसाब से इसका अर्थ बनाकर, जो यहाँ पे रेखांकित अंश था यहाँ पे लिख सकते हो कि रेखांकित अंश की व्याख्या, या केवल व्याख्या भी हेडिंग डाल सकते हो सेकेंड का उत्तर में। ठीक, उसमें लिखोगे कि निम्न गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें यह बताना चाहते हैं कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक ही स्वभाव और रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि लोग दूसरे व्यक्ति द्वारा उन गुणों को सीखना चाहते हैं
जो उनके पास नहीं है। तो इस तरह से आप बनाकर अपने हिसाब से लिख दोगे। देखो 2 लाइन का इतना यहाँ पे लिख दिया गया और इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, 4 मार्क का आपको मिल जाएगा। और एक यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न पूछा है, आप लोग देख सकते हो कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते। तो अब अभी आप पूरा गद्यांश पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं जिससे कि वे उन चीज़ों को प्राप्त कर सके जो उनके पास नहीं है। सिंपल है, ठीक। ये ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सेकंड रहेगा। सेकंड प्रश्न क्या रहेगा, इसमें देखो जैसे ये गद्यांश से था ना, तो ये पद्यांश से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो प्रश्नोत्तर संख्या अब सेकंड में क्या होगा कि ये गद्य से 2 मतलब आपके थे गद्यांश, ये पद्य से रहेंगे। यहाँ पे देखो एक दिया है और अथवा कर कर यहाँ एक दिया है, तो आप दोनों में से कोई एक करना है। देखो इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा है, इससे भी रिलेटेड उधर 3 ठे प्रश्न पूछा होगा। तो आपको मतलब जो आ रहा है, मान लो ये आ रहा है तो इसको करो, अगर इसको नहीं करना है तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। तो मान लो इस बार मैं इसको कर कर दिखाता हूँ, क्योंकि इसको पहले वाला तो मैं आपको समझा दिया, क्योंकि साथ में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लिखना भी आ जाए, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं, क्या करते हैं। तो देखो ये चरण कमल बंदऊ हरिराय जाकिर पर, ये आप लोग का जो मतलब सूरदास वाला चैप्टर है ना, सूरदास के पद उसी का है। तो आप लोग इसका संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें आप पद्यांश शब्द यूज करोगे क्योंकि ये पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे आप रचयिता शब्द यूज करोगे, पद्य में रचयिता शब्द यूज किया जाता है, न कि लेखक शब्द, ठीक। तो जिसके रचयिता सूरदास जी है, सिंपल ऐसे लिख दोगे। और व्याख्या जो भी अभी ये मतलब रेखांकित अंश यहाँ में पूछा है, तो इसका जो भी व्याख्या अपने मन से आप बनाकर करते रहना। बाकी मैं इस क्वेश्चन को आता हूँ, इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखो सुनी सुंदर बैन सुधारन साने सयानी है जान की जानी भली, पीछे करी नैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। ये देखो ये आपका ना ये तुलसीदास जी द्वारा, जो तुलसीदास जी हैं उनके द्वारा जो लिखित है। आप देखे होंगे अपने आपके पद्य में 2 इसके सिलेबल है, एक वनपथ पर है और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक वनपथ पर और एक कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो तो ये शायद ये मतलब जिस समय ये वन जाते हैं ना, ये उसी की ये व्याख्या मतलब कि उसी का ये लाइन से वन जब राम सीता और लक्ष्मण वन जाते हैं, तो उसी समय रास्ते में जा रहे होते हैं, तो उनको राम को देखकर मतलब ग्राम वधुए मतलब राम को देखकर उनके सुंदर सांवले शरीर को निहारती हैं। तो उसी की ये सब मतलब यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका अब कैसे आप लोगों को करना है, व्याख्या उख्या क्या संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ चूंकि आप जान गए कि ये किस आपका मतलब कहाँ से है, तो आप लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास हैं। ऐसे आप लोग लिख दोगे और उसके बाद व्याख्या करोगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो व्याख्या में क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें पूरे का नहीं करना है, केवल अनुराग तड़ाग में भानु उदय बेसी मंजुल कंचकली, मतलब यहाँ पे केवल ये 2 लाइन की व्याख्या करनी है। लेकिन ये 2 लाइन की यहाँ पे व्याख्या करना मुश्किल, तो थोड़ा इसमें मतलब क्या क्या है उस बातों को भी ऐड कर और यहाँ पे इसकी व्याख्या कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे किया है, ठीक है, सॉरी माफ़ करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कैसे किया है आपको एक एक डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुंदर सांवले शरीर वाले राम अपनी पत्नी सीता और, ठीक है, भाई, अपनी पत्नी सीता और भाई, यहाँ पे देखो राम नहीं मैंने गलत डाल दिया, लक्ष्मण, यहाँ पे लक्ष्मण कर लेना, लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं। तो रास्ते में कुछ औरतें राम को एकटक निहारती हैं, क्या एकटक निहारती हैं। उन स्त्रियों के ऐसे मनोभाव को देखकर कवि लिखते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, और उन औरतों यानी औरतों को ग्राम वधुओं के नाम से मतलब चैप्टर में मतलब लिया गया है। तो उन औरतों को उसमें ग्राम वधु लिख देना के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, ठीक है, मतलब सिंपल वो खूब मतलब निहार कर उनको देख रही है, यही कहने का मतलब है। तो ऐसे आप लोग सिंपल इसकी व्याख्या कर दोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक नॉर्मल पूछा है कि अनुराग तड़ाग में कौन सा समास कौन सा अलंकार है, तो आप लिख दोगे कि अनुराग तड़ाग में रूपक तथा मनु मंजूर कंज कली में अनुप्रास अलंकार है। ऐसे आप लोग लिख दोगे, क्योंकि यही प्रश्न में पूछा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरा, इधर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पूछा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ हमने बता दिया, रेखांकन की व्याख्या बता दिया। और थर्ड प्रश्न में पूछा कि अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजर कंचकली में कौन सा अलंकार है, तो यही सिंपल कि अनुराग तड़ाग में आप लिख देना थर्ड का उत्तर जाकर कि अनुराग तड़ाग में रूपक तथा मनुमंजर कंचकली में आपका क्या है कि वो अनुप्रास अलंकार है, ऐसे आप लोग लिख दोगे, सिंपल, क्लियर। तो ये आप इस प्रकार इस प्रश्न को करोगे। उसके बाद देखो आप लोग का आगे क्या आएगा, आगे वाला जो प्रश्न रहेगा ये आप लोग का तीसरा जो प्रश्न रहेगा, आप लोग का हिंदी में पीछे संस्कृत वाला भी पाठ है, तो संस्कृत वाले पाठ का ये आप लोग का भी मतलब इसमें आपको संदर्भ लिखने को आएगा, साथ में हिंदी अनुवाद लिखने को आएगा, ठीक है। इसमें संदर्भ थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, अभी मैं बताऊँगा। और इसमें भी आपका देखो यहाँ पे अथवा का ऑप्शन है, यानी ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, आपका मन। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे पद्यांश, इसमें श्लोकों को यहाँ पद्यांश बोला गया है, यानी श्लोक आएंगे 2 थे, उसमें से एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में हिंदी अनुवाद इसका करना होगा। और ये देखो 2 नंबर आप लोग को संदर्भ लिखने का, 3 मार्क हिंदी अनुवाद के, यानी 5 मार्क मिलेंगे यहाँ से, और 5 मार्क ये ऊपर वाले प्रश्न को करने से, यानी 10 मार्क मिलेंगे। यहाँ पे अथवा अथवा का ऑप्शन दोनों में रहेगा, आपको एक ही मतलब दोनों में से करना है, ठीक। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम, इतना ही फर्स्ट लाइन से पढ़ने से पता चल रहा है कि ये आप लोग का जो वाराणसी वाला चैप्टर है उसी के लाइन से, ठीक। और उसके बाद ये देखो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, देख रहे हो संस्कृति शब्द आ गया, अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन, यहाँ से फर्स्ट ही लाइन से ये पढ़ने में पता चल रहा है कि आप लोग की एक चैप्टर है अस्माकम, सॉरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसी चैप्टर का ये मतलब लिया गया है। तो चूंकि हमने किसका लिखा है, हमने वाराणसी वाले का यहाँ पे संदर्भ व्याख्या किया है, तो चलो संदर्भ व्याख्या कैसे करना है। जैसे यहाँ पे संदर्भ, यहाँ पे तो संदर्भ आप हेडिंग डाल दोगे और संदर्भ जो भी है लिख दोगे, उसके बाद सेकंड मतलब आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल दोगे, और व्याख्या में जो है इसका व्याख्या नहीं करना है, माफ़ करना, बार बार व्याख्या आ जा रहे हैं, हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डाला और जो भी इसका अर्थ है आप लिख डालना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश, चूंकि ये गद्यांश है इसको गद्यांश बोलेंगे और श्लोकों को हम लोग पद्यांश बोलेंगे, ठीक। तो लिखोगे आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, बस इतना ही लिखोगे, इसमें लेखक होखक नहीं लिखा जाता है। क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, सिंपल, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद देखो इसका हिंदी अनुवाद, अब जो भी हो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे कर दोगे। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब यह भारतीय सॉरी यह नगरी भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कृति की केंद्र स्थली है, ठीक। क्या यह नगरी संस्कृत और भारतीय जो संस्कृति है उसकी केंद्र स्थली है, कौन, वाराणसी, वाराणसी की यहाँ व्याख्या की जा रही है। इत एव संस्कृत वाग्मपस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, मतलब यहीं से जो संस्कृत का आलोक है सारे जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकुर्वत, मतलब मुगल युवराज दारासिको यहीं पे आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। तेसाम सतेसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, तो वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, प्रभाविता अभवत, यत तेन उपनिषद अनुवादम पारसी भाषायां करिता, वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि वो उन्हें पारसी भाषा में मतलब उपनिषदों का अनुवाद करा दिए, ठीक। तो इसको आप लोग ऐसे सिंपल लिख दोगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है, ठीक है, यानी वही एक तरह से आलोक चारों तरफ फैला है, ठीक। मुगल राज दारासिकों ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से या अध्ययन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, सिंपल, ये ऐसे लिख दोगे। तो ये आप लोग का यहाँ पे नंबरिंग नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग कर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा है कि फर्स्ट सेकंड, तो यह फर्स्ट सेकंड डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी प्रकार आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 4 में दोनों में से कोई एक श्लोक, जैसे इन दोनों में से कोई एक श्लोक आप संदर्भ और साथ में हिंदी अनुवाद कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये है एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, एक ये श्लोक है, ठीक है। और एक आप लोग का श्लोक है ये मतलब ये ऊपर वाला कि मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सुस्ति काम हित्वार्थराम भवति लोभम हित्वा सुखित भवेत्, तो ये आप लोग का एक है। तो ये दोनों आप लोग मतलब इसमें से कोई एक आपको जो आ रहा है उसका लेना, आपका संदर्भ लिख देना उसका, ठीक है, और साथ में उसका हिंदी अनुवाद कर देना।
तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मतलब कौन किस चैप्टर से है, तो देखो जो ये आपका मतलब ये वाला है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो ये वाला जो मतलब फर्स्ट वाला ये आपका श्लोक है, पद्यांश जिसको कहा जा रहा है, पद्यांश ये है, ठीक है। ये आप लोग का जो शायद जीवन सूत्रावली वाला चैप्टर है ना संस्कृत में, हिंदी के पीछे संस्कृत वाले पार्ट में उसका है। और ये वाला ना जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय संस्कृति वाला जो चैप्टर है उसी में का श्लोक है। तो श्लोक है तो इसको पद्यांश कहा गया है। अब देखो इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, सिंपल उसी तरह जैसे ऊपर आपने लिखा, केवल इसमें गद्यांश बोला, इसमें पद्यांश बोल दोगे। तो यहाँ मैंने कौन सा किया है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4 किया है, और 4 का हमने ऊपर वाला ही किया है, ये जीवन सूत्रावली वाला ही किया है, ठीक। अगर ये नीचे वाला कर रहे हो तो आप थोड़ा क्वेश्चन में लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, क्वेश्चन में अथवा वाला प्रश्न। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के ने क्वेश्चन नंबर 4 का उसमें अथवा वाला प्रश्न यानी ये किया है, ठीक। तो चलो इसका देखो संदर्भ कैसे लिखोगे, सिंपल संदर्भ हेडिंग डालोगे, लिखोगे प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश, ऐसे लिखना। यहाँ पे अगर पद्यांश लिखा है तो आप पद्यांश यूज करना, अगर श्लोक लिखा है तो श्लोक यूज करना, ठीक। तो पद्यांश लिखा है तो मैं पद्यांश यूज कर रहा हूँ सब। तो यहाँ पे तो ये गलत लिखा हूँ, प्रस्तुत या पद्यांश कर देना, ठीक। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रावली पाठ से उद्धृत है। बस ऐसे लिख दोगे, संदर्भ आपका 2 मार्क हो जाएगा, 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है इसकी। तो व्याख्या क्या है इसका, ठीक है। देखो व्याख्या है, मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, काम हित्वार्थ आमान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत। मतलब इसका मतलब है कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर सुख नहीं करता है, मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। देखो ये कहाँ का ये मतलब ये है, ये मतलब जीवन सूत्रावली में जब यक्ष और उनसे युधिष्ठिर से बात होती है तो वहीं का ये मतलब व्याख्या है, ठीक है, वहीं का ये लाइंस ली गई है। तो चलो इसको आप लोग कर लेना, देख लेना। और इसका तो अर्थ नॉर्मल है, इसका सर्वे भद्राणी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो आप दोनों में से कोई भी कर लेना, आपका मन। उसके बाद देखो आपका 5वां प्रश्न खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा, और खंडकाव्य में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। आप लोग देख सकते क ख ग घ अंग च छ ज खूब रहेंगे। तो इसमें से क्यों रहेंगे, क्योंकि इसमें से ये जिले वाइज डिवाइड होता है, मतलब कुछ जिलों में कोई अलग खंड काव्य, कुछ जिलों में कोई अलग खंड काव्य आता है। तो आप लोग देख लेना कौन सा खंड काव्य आपके मतलब जिले में आ रहा है, और उसका मतलब यहाँ पे खोज लेना कि वो कहाँ है। जैसे आप का कोई जिला है जिसमें ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, ठीक है, तो आप इसमें खोज लेना कि ज्योति जवाहर खंड काव्य क्या है। तो ज्योति जवाहर ये है, तो ज्योति जवाहर, अब इसमें 2 प्रश्न है तो दोनों में आपको एक का उत्तर देना है। आप ये ऊपर वाला कर दीजिए या नीचे वाला कर दीजिए। तो आप ऐसे हेडिंग डालें ना कि प्रश्नोत्तर संख्या 5, और उसका मान लो ख कर रहे हो तो ख, और उत्तर में लिखोगे फर्स्ट का उत्तर लिख रहे हो तो फर्स्ट का उत्तर, सेकंड लिख रहे हो तो सेकंड का उत्तर। जैसे हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ क्या किया है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 इसमें किया है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 हमने, और इसका चौथा किया है 6 किया है, यानी इसमें क ख ग है तो इधर 6 होगा इसी तरह आकर। तो हमने इसका 1 मिनट, ओके इधर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 वाला ये हमने प्रश्न किया है, और इसका कौन सा किया है, इसका हमने देखो फर्स्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ये फर्स्ट का उत्तर डाला हुआ है, फर्स्ट उत्तर, इसका मतलब ये हमने फर्स्ट का किया हुआ है। तो इसमें 6 का हमने फर्स्ट का उत्तर डाला कि खंडकाव्य कर्ण खंडकाव्य के धूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक हेडिंग बना लिया है कि कर्ण खंडकाव्य के धूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश, और जो भी हो यहाँ पे आप लोग लिख देना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ से लगाई यहाँ तक, आपको इसका 3 मार्क मिल जाएगा। तो आप ये पढ़ लेना आप अपने मन से, क्योंकि भाई ये तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग है, तो मुझे इतना पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आप लोगों का देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क और प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख, 2 प्रश्न रहेंगे। दोनों में आप लोग का जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। इसमें आपका लेखकों का, इसमें से कवियों का, और इसका क्या करना रहेगा कि आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा और एक रचना का नाम लिखना रहेगा। जीवन परिचय का 3 मार्क और एक रचना लिखने का 2 मार्क, यानी 5 मार्क आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम इसी तरह, मतलब गद्य से भी सेम उसी तरह 5 मार्क और पद्य से भी उसी तरह 5 मार्क, ठीक। मतलब 3 नंबर आप लोग का जीवन परिचय का, 2 मार्क उसकी एक रचना का नाम लिखने का। तो कैसे लिखोगे, आप ऊपर डाल दोगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क। अब इसमें क में कौन सा कर रहे हो, मान लो सेकंड कर रहे हो तो नीचे सेकंड का उत्तर ऐसे हेडिंग डाल देना, और जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय हेडिंग डालकर और फिर लिखना प्रारंभ कर देना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क
और यहाँ पे देखो थर्ड मैंने किया है थर्ड, तो थर्ड का उत्तर मैंने डाल दिया। और यहाँ पे थर्ड के कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं यहाँ पे थर्ड में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनका नाम डाल दिया है और जीवन परिचय से हेडिंग डाल दिया है और यहाँ से उनका जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर दिया है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग इनका जीवन परिचय ऐसे लिख लेना, आपको आई होप याद होगा। याद नहीं होगा तो मैंने कई वीडियो में इनका जीवन परिचय याद मतलब लिखवाया हुआ है, आप जाकर पढ़ लेना, याद कर लेना, ऐसे तो आपको याद होगा मैं जानता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक देखो आप लिखने के बाद इनका जीवन परिचय समाप्त होने के बाद, जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा तो चूंकि हमको क्वेश्चन में इनकी एक रचना का भी नाम लिखने को बोला है, तो अंत में यहाँ आप लोग नीचे, ठीक है, जीवन परिचय लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर अंत में लिख दोगे, कोई एक इनकी रचना ले दोगे और उसको लिख दोगे, जैसे चिंतामणि इनकी एक प्रमुख रचना है ऐसे लिख दोगे और इसका आपको 2 मार्क और इसका 3 मार्क 5 मार्क मिल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या मतलब 6 का जो ख है उसमें भी करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का जो ख है, क्योंकि उसमें लेखक था, इसमें सेम वही कवि हैं, इसमें आप मतलब लेखक थे और इसमें कवि हैं, तो आप कवि का किसी का जीवन परिचय, तो जो भी आप करना चाहते हो, मान लो गोस्वामी तुलसीदास का लिखना चाहते हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख डाल देना और यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर डाल देना, क्योंकि फर्स्ट में ऑप्शन में दिया है गोस्वामी तुलसीदास। अगर सेकंड वाला कर रहे हो यानी सुमित्रानंदन पंत का लिख रहे हो तो सेकंड आप सेकंड का उत्तर डाल देना। और यहाँ पे ऐसे भी केवल नॉर्मल हेडिंग डाल सकते हो कि जीवन परिचय और लिखना प्रारंभ कर सकते हो, या यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कि मतलब जीवन तुलसीदास का जीवन परिचय से, ठीक है, और फिर लिखना प्रारंभ कर सकते हो। और यहाँ से आप लिखना चालू कर दो, यहाँ से लिखते 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 आना है, अंत में इनका जीवन परिचय खत्म, तो अंत में इनकी एक रचना का नाम भी बोला है तो रचना का नाम यहाँ लिख देना कि श्री रामचरितमानस इनकी एक प्रमुख रचना है ऐसे लिख देना। बाकी मैंने इनका भी जीवन परिचय लिखवा रखा है, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, तो आप जाकर अगर पढ़ना चाहते हो तो जीवन परिचय वहाँ से पढ़ लेना। क्लियर। अब चलो यहाँ मैं इधर आता हूँ और इधर हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग का ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इसके बाद 7वां प्रश्न आता है, 7वें प्रश्न की बारी आती है। 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा आपका कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। और ये देखो आपका कितने मार्क का, 2 मार्क का रहेगा। अब देखो हमने अभी इधर देखा कि 2 श्लोक आए थे संदर्भ हिंदी अनुवाद करने का, तो उनको यहाँ पे नहीं लिखना है, कोई अलग सा श्लोक लिखना है। तो देखो मैंने लिख रखा है कि बंधनम मंडम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीर था। ये शायद वीर वीर पूज्यते शायद आप लोग का चैप्टर है ना, उसी का ये श्लोक है। तो आप लोग कम से कम 3 श्लोक याद कर लेना कि कहीं आपकी भाग खराब रही, 2 आपका संदर्भ हिंदी अनुवाद में फंस जाता है तो 1 आपके पास रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। और हालांकि मैंने 3 आसान श्लोक लिखवाया हुआ है, आप मतलब चैनल पे जाकर आप मतलब हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तीनों श्लोक आप वहाँ से याद कर लेना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 पे आ जाते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 क्या रहेगी, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में देखो, 1 मिनट, सॉरी माफ करना यार। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन 2 का उत्तर देना होगा किन्हीं का। तो इसको कैसे करोगे, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 8 ऐसे डाल लोगे हेडिंग, और मान लो इसमें आपको फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड पूर्वाज का हासित आसान है, ये आ रहा है, इसको आपको करना है, और चंद्रशेखर का हासित इसको करना है, इन दोनों को। तो कैसे करोगे, तो मान लो ऐसे मतलब इसमें से प्रश्नोत्तर संख्या 8 में 2 ही करना है, तो आप मान लो ये भी आपको आ रहा है लेकिन आपको ये 2 मान लो इनको आंसर लिखना है इन दोनों का, तो आप लिख दोगे सेकंड का उत्तर और जो भी आंसर लिख दोगे, फिर थर्ड का उत्तर और जो भी आंसर लिख दोगे। ये नहीं सेकंड और फोर्थ करना चाहते हो तो सेकंड का उत्तर उसके बाद फोर्थ का उत्तर, ऐसे मतलब आप यहाँ पे डाल दोगे और जो भी उसका मतलब है लिख दोगे। जैसे यहाँ पे ये है कि पूर्वराजा का आसित, तो पूर्वराजा एक भारत वीर आसित। ये है चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त जो आसित, ऐसे लिख दोगे। आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 भी हो जाएगा और इसका आपको 4 मार्क मिलेगा। 2 प्रश्न करोगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क है, यानी 4 मार्क आपको मिलेगा। और अंत में आपका निबंध संबंधित प्रश्न होगा जो 9 मार्क का होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अब चारों में से कोई एक को आपको लेकर और उसका निबंध लिखना है। देखो निबंध लिखते समय आपको क्या करना है, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या ये 9 है तो 9 हेडिंग डाल देना है। उसके बाद इसका मतलब जो भी करना है, मान लो फर्स्ट करना है तो फर्स्ट, सेकंड करना है, मान लो आपको सेकंड करना है तो यहाँ पे आप लोग सेकंड का, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखो सेकंड उत्तर लिख दोगे और जो भी टॉपिक है उसको एक बार लिख दोगे। आतंकवाद कारण एवं निवारण, इसमें ऑप्शन में हमें दिया है,
यहाँ सेकंड में कि आतंकवाद कारण एवं निवारण, तो यही आपको हेडिंग यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दोगे कि आतंकवाद कारण एवं निवारण। ठीक है, और उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करोगे। रूपरेखा में जैसे मैंने यहाँ प्रस्तावना तैयार की है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, या फिर एक और भारत में आतंकवाद और आतंकवाद का कारण, और पांचवा आतंकवाद का समाधान या निवारण, और अंत में उपसंहार। ऐसे हेडिंग बना लोगे और फिर 2 लाइन छोड़कर यहाँ से फर्स्ट अब हेडिंग डालोगे प्रस्तावना और उसमें लिखोगे। फिर उसमें लिखने के बाद कुछ सेकेंड हेडिंग आतंकवाद का अर्थ, फिर उसमें लिखोगे और इस तरह आप लोग लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिखा हुआ है, इस मतलब यहाँ पे मैंने किसी वीडियो में ऐसे तो मैंने यहाँ पे मतलब ये जैसे पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के उपाय और मतलब कई टॉपिक पे 2-3 टॉपिक इम्पोर्टेंट पे निबंध अलग से लिखवा रखा है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगी कि कैसे निबंध लिखे। देखो, निबंध कभी याद नहीं किया जाता है भाई, 3 पेज 4 पेज लिखोगे तो वो याद होगा, उसको अपने मन से बना कर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इस प्रकार ये रहा हम लोग का पूरा ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर, जिसका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कई सारे डाउट आपको क्लियर हुए होंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरे, और OMR शीट जो है जो बोर्ड द्वारा जारी है उसको कैसे भरे, और बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। सारी चीज़ें, सारा डाउट आपको इस 40 से 50 मिनट की वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो चलो, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।